गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स पॉइंट के चैप्टर फर्स्ट के 4th लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स तक अपन कूलॉम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत अपन कर चुके थे। अध्यारोपण के सिद्धांत मतलब बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उस निकाय के किसी बिंदु पर उन आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिकलन करना होता है तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आता है, उसको अपन कर चुके हैं। राइट, आज अपन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र था, अभी तक अपन विद्युत क्षेत्र को नहीं पढ़े हैं, तो अपना टॉपिक आता है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट विद्युत क्षेत्र। क्या टॉपिक आता है बेटा? विद्युत क्षेत्र। समझिएगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है आवेश या आवेशों का कोई समूह, आवेश या आवेशों का कोई समूह जहां तक अपने वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आवेश या आवेशों का समूह जहां तक अपने वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश या आवेशों के समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ये, या अपन इसको इस तरह से समझें, अपने पास कोई क्यू आवेश है, इस तरह से समझिए। इस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मैंने एक क्षेत्र बना दिया, इस क्षेत्र में इस क्यू आवेश का विद्युत प्रभाव है। विद्युत प्रभाव का क्या मतलब है? विद्युत प्रभाव का मतलब है कि यहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर यह आवेश उस आवेश पर विद्युत बल लगाता है। क्या कहलाता है? इस प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश या आवेशों के समूह का, आवेश या आवेशों के समूह का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का या उस आवेशों के समूह का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत क्षेत्र बोलो। अब फिर समझिएगा वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या है। वैद्युत प्रभाव का मतलब है कि यहां कोई और, मान लीजिए परीक्षण धनावेश Q0 है, तो यहां इसके ऊपर कोई बल नहीं कार्य कर रहा, परंतु यहां ये आवेश आ गया, तो इस बिंदु पर, अगर ये बिंदु P है, इस बिंदु पर ये परीक्षण धनावेश इस आवेश के कारण क्या करेगा? एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी में पहला पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश, ये P बिंदु है और इस P बिंदु पर मैंने परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 रखने पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखने पर, अपन जानते हैं कि अगर यहाँ परीक्षण धनावेश रखा है और ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, तो इस परीक्षण धनावेश पर विद्युत बल आरोपित होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखने पर परीक्षण धनावेश पर आरोपित बल, व आवेश का अनुपात, परीक्षण धनावेश का अनुपात क्या कहलाती है? उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया है और कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसका मान F नॉट F अपॉन Q नॉट होता है। यहाँ F जो है Q नॉट आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है और Q नॉट जो है वो क्या है बेटा, परीक्षण धनावेश है। Q नॉट क्या है, परीक्षण धनावेश है। तो E वेक्टर की दिशा क्या होगी, E वेक्टर की दिशा जो होगी F वेक्टर के अनुदिश होगी। E वेक्टर की दिशा जो होगी वो क्या होगी बेटा, F वेक्टर के अनुदिश ही होगी। जो उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा है, जो उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा है वही क्या होगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। सदिश राशि है। अब अपन इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। F का मात्रक क्या होता है ऐसे पद्धति में, न्यूटन, और Q का आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम जो है इसका मात्रक हो जाएगा, राइट। अब इस मैं अगर एक थोड़ा सा अपन बीमा को देख लें, अपन इससे पहले बीमा की बात की है, 11th क्लास में बीमा कर चुके हो। मैंने आपको बताया है न्यूटन की जो बीमा होती है वो आपको याद है m1 L1 T-2 होती है, और कूलम, कूलम जो है Q IT लिखते हैं, I यानी एम्पियर A1 और T यानी T1। तो इसकी बीमा हो जाएगी m1 L1 T-3। ये यहाँ एम्पियर को नोट धारा के लिए डिनोट किया। ये आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया है। क्या हो गया है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन देखते हैं बेटा। इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है वो है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये अपना इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे सिंपल डेरिवेशन है। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर बहुत ही इजी पॉइंट है। देखिए क्या है, बिंदु आवेश तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु A है और इस A बिंदु पर Q एक मेरे पास बिंदु आवेश है। क्या है बेटा, Q एक बिंदु आवेश है। दिख रहा है आपको, Q एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। वापस समझिए, माना बिंदु A पर एक बिंदु आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। और इसके लिए मैं P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 की कल्पना कर रहा हूं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए P पर एक परीक्षण धनावेश मैं आपको समझा चुका हूं। परीक्षण धनावेश Q0 की मैंने कल्पना की है, Q0 की कल्पना मैंने कर दी। अब मैं सीधा पहले निकालता हूं P पर बल। Q आवेश के कारण P पर स्थित, समझिएगा, Q आवेश के कारण P पर स्थित Q0 आवेश पर विद्युत बल कितना हो जाएगा, विद्युत बल हो जाएगा बेटा F K Q Q0 अपॉन R²। अभी मैंने इसको इस रूप में लिखा हुआ है, F बराबर K Q Q0, जहां K स्थिर स्थिरांक है, K Q1 Q2 अपॉन R² वाला फॉर्मूला कूलॉम के नियम से आप यहां लिख सकते हो, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। फिर मैं कहता हूं अब Q0 या बिंदु P पर, अब बिंदु P पर
Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण, अब बिंदु P पर Q आवेश के कारण, बिंदु P पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? E हो जाएगी। E का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, F अपॉन क्या होता है? Q नॉट। F अपॉन Q नॉट, F का मान समीकरण 1 से आप पुट करोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से आप F का मान इसमें पुट करोगे तो E बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर बटा Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, E बराबर K Q अपॉन R। या सदिश रूप अगर आप इसका लिखना चाहते हो तो सदिश रूप में E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर, और R कैप, जहां R कैप E वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है, जहां अगर देखो ये अगर धनात्मक आवेश है तो इसकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर होगी, और अगर ये ऋणावेश है तो इसकी दिशा जो होगी वो अगर ये धनावेश है तो इसकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर, P बिंदु से बाहर की ओर होगी। अगर ये ऋणावेश है तो इसकी दिशा जो होगी P बिंदु से अंदर की ओर, मतलब P बिंदु से Q आवेश की ओर ही होगी। राइट, यहां से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो E है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे बिंदु P Q आवेश से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे बिंदु P Q आवेश से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है वो कम होता चला जाएगा। यानी अगर दूरी के साथ परिवर्तन आरेख को समझे, यहां अगर अपन E लें और यहां अपन अगर R लें, और तो ये ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये तो केवल एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अगर मैं कहूं आवेशों का एक निकाय है, अब नेक्स्ट इसी में डेरिवेशन आता है, वापस समझिएगा, इसी में डेरिवेशन आता है आवेशों का एक निकाय है। क्या है बेटा? आवेशों का एक निकाय है। उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशों का एक निकाय है, देखो कैसे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक निकाय है जिसमें एक आवेश के स्थान पर क्या है बेटा? बहुत सारे आवेश हैं, ज्यादा आवेश है। अब आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है तो आप सिंपल क्या करो? आप हर एक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल दो और उनका क्या कर दो बेटा? सदिश योग कर दो। जैसे देखो आप इस चीज को समझिए, ये एक अपने पास x y, जब भी सदिश रूप लेते हैं x y का आर्थिक निर्देश पद्धति में हमेशा लेना, ठीक है। ये मेरे पास q1 आवेश है, ये मेरे पास q2 आवेश है, ये मेरे पास q3 आवेश है, ये qn आवेश है। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, rn वेक्टर। अब ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। बहुत सिंपल है, इससे इसकी दूरी सदिश रूप में ये दूरी और ये दूरी का परिकलन आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो? अब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है तो P पर Q1 आवेश के कारण, P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अपन ये तो समझ ही चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा E1 वेक्टर बराबर KQ1 अपॉन R1। अब देखो यहां अपन क्या लें, इसको R1 यहां ले चुके हैं, ये दूरी लेनी पड़ेगी यहां से लेकर के यहां तक। तो इसको डैश के रूप में भी काम में ले सकते हैं, आप कुछ भी नोटेशन लिख सकते हो। तो मैंने इसको R1 डैश का स्क्वायर लिख दिया, तो ये R1 डैश का कैप हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण
Q2 आवेश के कारण T पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 आवेश के कारण T पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके पास क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर हो जाएगी, वही K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 डैश ले लो बोले, R2 डैश का कैप। इसी प्रकार E3 वेक्टर बराबर K Q3 अपॉन R3 वेक्टर डैश का स्क्वायर, R3 का कैप। इसी तरह से En वेक्टर बराबर K Qn अपॉन Rn डैश का स्क्वायर, Rn डैश का कैप। अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी बेटा, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश डैश En वेक्टर, राइट। ये आपका सदिश योग करना पड़ेगा, सदिश योग कर दो। E वेक्टर बराबर K Q1 अपॉन R1 डैश का स्क्वायर, R1 डैश का कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 डैश का स्क्वायर, R2 डैश का कैप प्लस K Q3 अपॉन R3 डैश का स्क्वायर, R3 डैश का कैप प्लस डैश 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 प्लस K Qn अपॉन Rn डैश का स्क्वायर, Rn डैश का कैप। अब ज्यादा है तो Q को कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर लो सभी। E वेक्टर बराबर K Q1 अपॉन R1 डैश का स्क्वायर, R1 डैश का कैप प्लस Q2 अपॉन R2 डैश का स्क्वायर, R2 डैश का कैप, राइट। इसी तरह से प्लस Q3 अपॉन R3 डैश का स्क्वायर, R3 डैश का कैप प्लस डैश डैश प्लस Qn Rn डैश का स्क्वायर, Rn डैश का कैप। या समेशन फॉर्म में लिखो तो K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, और यहां आप लिख सकते हो I = 1 to n Qi अपॉन Ri डैश का स्क्वायर, Ri डैश का। यानी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहां अपने पास आवेशों का एक निकाय है, समूह है, आवेशों का क्या है बेटा, एक समूह है, और उस समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग आवेशों के कारण उस पर पहले विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, और उसके बाद उन सदिशों, उन विद्युत क्षेत्रों का या उन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग करना होगा, राइट। ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म करके ये पॉइंट लिया हुआ है, लगभग हर साल ये लगभग अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिएगा। ये है टॉपिक आपका, टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं इनको, और विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं इनको। क्या होता है आप समझिए। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं का बेसिक कांसेप्ट समझिए। कहीं कोई विद्युत क्षेत्र है, अपने आसपास कहीं विद्युत क्षेत्र है, अगर अपन उस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश Q0 को रख रहे हैं, किसी परीक्षण धनावेश Q0 को रख रहे हैं, तो उस Q0 का, उस विद्युत क्षेत्र में Q0 का जो पथ होगा वही दरअसल पथ जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक परीक्षण धनावेश, काल्पनिक परीक्षण धनावेश का जो पथ है विद्युत
क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। जो उसका पथ होगा वो विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी। विद्युत क्षेत्र में इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल है, विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश, विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश, विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश का जो पथ है, परीक्षण धनावेश को रखने पर वो जिस पथ का अनुसरण कर रहा है वही पथ जो है वो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। राइट, इसके गुणधर्म पर विचार कर लेते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की बात कर लेते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक धनात्मक आवेश के को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है वही विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पथ है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये कोई पथ है। अब इस पथ में ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इन तीनों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब यहां इस विद्युत क्षेत्र में ये दिशा होगी इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की, ये इसकी। तो ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र खींची गई स्पर्श रेखा, बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और सी बिंदु पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब अगर अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा है तो अपन ये बता सकते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ही विद्युत क्षेत्र में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक विद्युत क्षेत्र में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन समझो। एक ही क्षेत्र में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इसका मतलब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। बात समझ आ गई? एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसका मतलब एक ही विद्युत क्षेत्र में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? तीसरा पॉइंट सिंपल सा हो जाता है। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है। जैसे पॉजिटिव बिंदु आवेश है Q, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो बाहर की ओर होंगी। जबकि ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो इसके अंदर की ओर। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। अपन ये भी कह सकते हैं धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां एक समान विद्युत क्षेत्र है, जहां एक समान विद्युत क्षेत्र है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र को भी समझ लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। और असमान या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण या दिशा या दोनों ही क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ये क्या कहलाती है, असमान या परिवर्ती। एक समान विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को क्या करते हैं, समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म है। वापस बता रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण धनावेश को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है वही पथ जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाती है। गुणधर्म में अपन बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो, एक ही विद्युत क्षेत्र में दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। फिर आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। फिर आप लिख सकते हो बंद वक्र के रूप में होती हैं। फिर आप लिख सकते हो धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती हैं। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो उनके गुणधर्म। राइट, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। देखो, हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हो सकता है कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो सकता है कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो, ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं, ठीक है। आज हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू करके आप तक पूरा सिलेबस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी बुक से इसको मैच करोगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मिल रहा है नहीं मिल रहा। आपके लिए सफिशिएंट सिलेबस जो है आपको वीडियोस के माध्यम से मिल रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। जितने ज्यादा व्यू मिलेंगे उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम उससे उतना ही अच्छा काम करेंगे। राइट, नेक्स्ट इस चैप्टर में टॉपिक आता है बेटा विद्युत द्विध्रुव। देखिए आप समझिए इसको, विद्युत द्विध्रुव जो है थर्ड चैप्टर में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में अपन डिटेल में भी विद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे। अभी आप विद्युत द्विध्रुव को समझिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा निकाय जहां समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होता है। जैसे एक ये प्लस क्यू आवेश है और कुछ दूरी पर माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। बहुत कम मतलब अंगस्ट्रम के अंदर हो सकती है, नैनोमीटर के अंदर हो सकती है, पिकोमीटर के अंदर हो सकती है, बहुत अल्प दूरी होती है। ये व्यवस्था ही विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। फिर समझिए, आवेशों का एक ऐसा निकाय जहां समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। अत्यंत अल्प दूरी का मतलब पिकोमीटर, नैनोमीटर, अंगस्ट्रम की रेंज होती है। अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे H2O, HCl, NaCl, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, ये अगर मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है और इन दोनों के मध्य की दूरी मैंने स्मॉल 2a ली है, ओ इसका मध्य बिंदु है, ए दूरी यहां से यहां तक है। यहां मैंने 2a इसलिए लिया है क्योंकि आगे इसके डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के, उसमें मध्य बिंदु से दूरी काम में लेंगे तो ए और ए काम में ले सकते हैं, इसलिए मैंने ए और बी के मध्य की दूरी मतलब दोनों आवेश जो कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं उन दोनों के मध्य की दूरी को मैंने क्या लिया है? 2 लिया है। फिर बोल रहा हूं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, वो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर आता है इसी में पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव में, ये विद्युत द्विध्रुव ये भी है, इस विद्युत द्विध्रुव में आवेश, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में आवेश व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, विद्युत द्विध्रुव के मध्य, विद्युत द्विध्रुव में आवेश व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये सदिश राशि है, इसको स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, q into 2a। अब देखो यहाँ q अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, इसका मतलब निश्चित रूप से 2a जो है दूरी के
विस्थापन है, यानी वो सदिश राशि लेनी पड़ेगी। P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर विद्युत विभव आघूर्ण है जो कि सदिश राशि है, यानी यहाँ P वेक्टर की दिशा जो है वो 2a वेक्टर है, और 2a वेक्टर की दिशा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये हो गया विद्युत विभव आघूर्ण फॉर्मूला है। तो ऐसा ही मात्रक भी देख लें, P वेक्टर का मात्रक हो जाएगा कूलम इनटू, ये आपके पास हो गया मीटर, कूलम इनटू मीटर। इस विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। ये आज के इस लेक्चर की बात हुई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर के पोर्शन को खत्म करेंगे। आप के जो डाउट्स हैं उसके लिए मैं आपको समय बताऊंगा, उस समय पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं।